हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डीवीएन फैमिली। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का तीसरा लेक्चर। पहले दो लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने आपको सेल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं, तो मैं पहले कोशिश करता हूं आपको उन पॉइंट्स को रिवाइज करा देता हूं, उन ब्रीफ में उन पॉइंट्स को रिवाइज करा देता हूं, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले साइटोलॉजी के बारे में बताया था, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। फिर हमने बताया था सेल की डिस्कवरी जो थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था स्पेनिश ओक ट्री में। उसके बाद हमने आपको बताया था एंटोन वॉन लीवेनहॉक के बारे में। एंटोन वॉन लीवेनहॉक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की। इनफैक्ट उन्होंने माइक्रोस्कोप की भी डिस्कवरी किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। फिर आगे चल के हमने आपको सेल थियरी से रिलेटेड पॉइंट्स बताए थे। हमने बताया था सेल थियरी दो साइंटिस्ट ने मिलकर फॉर्मुलेट की थी, स्लेडन और शॉन। एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे। 1838 और 1839 मैंने आपको बताया था। फिर आगे चल के हमने आपको ये बताया था कि सेल लीनिएज थ्योरी, एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चा, उन्होंने सेल लीनिएज थ्योरी दी और उन्होंने ये बताया कि जो नई सेल्स होती है वो पुरानी एग्जिस्टिंग सेल से आती है। फिर उन्होंने एक सेंटेंस भी दिया था जिसका नाम था ओमनी सेलुला ई सेलुला। आगे चल के दोस्तों हमने सेल की साइज के बारे में आपको बताया था, सेल के शेप के बारे में बताया था। उसके पहले मैंने आपको न्यूक्लियस की डिस्कवरी बताई थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, 1832 में किया था। फिर मैंने आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे मैंने आपको बताया था कि सेल दो तरह की होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है और एक यूकैरियोटिक सेल होती है। फिर मैंने आपको साइज के बारे में बताया था, बहुत सारी सेल की साइज थी, उसमें सेल का साइज क्या होता है। उसमें मैंने आपको स्मॉलेस्ट सेल बताया था, लार्जेस्ट सेल बताया था, लार्जेस्ट प्लांट सेल बताया था, लार्जेस्ट एनिमल सेल बताया था। फिर आपका मैंने बहुत सारे शेप के बारे में बताया था। तो स्टूडेंट्स, हमने ऑलमोस्ट इतनी सारी चीज़ें पढ़ी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में गिवन है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, टिपिकल जो बैक्टीरियल सेल होती है, एकदम टिपिकल बैक्टीरियल सेल, टिपिकल प्रोकैरियोट जो होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आज हम उसके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे और डिटेल में एक एक पॉइंट्स को लिखने की कोशिश करेंगे, सो दैट आप उसको अपने कॉपी में लिख सके, अच्छे से नोट्स बना सके, ताकि वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहे। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल दोस्तों, आप इस टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल को आप बैक्टीरियल सेल भी कह सकते हो, क्योंकि हम बैक्टीरियल सेल की ही स्टडी करेंगे। बैक्टीरियल सेल बेसिकली इसके बारे में ही हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इनका स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा। इनके स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद फिर हम इनके स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट्स को डिटेल में लिखेंगे। सबसे पहले हम आपको इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर्स इस तरह बनाता हूं सो दैट स्ट्रक्चर्स बना रहेगा और पॉइंट हम पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे। तो सबसे पहला अगर हम इनमें देखें तो दोस्तों, इसमें होती है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी मैं आपको समझाऊंगा एग्जैक्टली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। इस तरीके से जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर्स देखोगे दोस्तों, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक तरफ ऐसे आउटर ग्रोथ मिलेगी, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउट ग्रोथ यानी बाहर की तरफ निकली हुई होती है, और आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नीचे की तरफ भी निकली हुई दिखेगी। तो ये क्या होता है और ये क्या होते हैं, हम एक एक करके स्टडी करेंगे डिटेल में दोस्तों। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमने बनाया है इसको हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। अब स्टूडेंट्स, आप ध्यान से समझिए, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसे ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक अलग सी मेम्ब्रेन होती है, जो कि हमें एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलती है। ऐसे ये रहे स्टूडेंट्स, इस मेम्ब्रेन,
इसको हम कहते हैं सेल वॉल। सो स्टूडेंट्स ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज नोन एज सेल वॉल। सो इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, सेल वॉल। तो मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता दिया कि एग्जैक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, मैंने आपको सेल वॉल बता दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है सेल वॉल। अब आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस सेल वॉल के ऊपर ऐसे चारों तरफ, सेल वॉल के ऊपर ऐसे चारों तरफ एक स्लाइमी चिपचिपी सी लेयर देखने को मिलती है। ये स्टूडेंट्स, ये जो चिपचिपी सी लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो मिलती है ये कुछ बैक्टीरिया में मिलती है, यानी ये कुछ बैक्टीरिया में एब्सेंट भी हो सकती है और कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट भी हो सकती है। इसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो आपको ये 3 लेयर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सेल वॉल कहाँ होती है, कौन किसके ऊपर होती है, कौन किसके नीचे होती है, और तीनों का सीक्वेंस क्या है। आपको बाहर से अंदर भी पूछा जा सकता है या फिर अंदर से बाहर भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। तो मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया, सेल वॉल के बारे में बता दिया, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जैसा कि हम प्रोकैरियोट स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोट में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो उसका जो जेनेटिक डीएनए होता है ये ऐसे ही साइटोप्लाज्म में रखा हुआ होता है। इस तरीके से ऐसे ये डीएनए साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है। इसको हम कहते हैं जेनेटिक डीएनए। स्टूडेंट्स ये जेनेटिक डीएनए होता है, ये जो डीएनए होता है ये जेनेटिक डीएनए होता है, या फिर इसी जेनेटिक डीएनए को हम न्यूक्लियोइड भी कह सकते हैं। न्यूक्लियोइड, तो याद रखना न्यूक्लियोइड एक जेनेटिक डीएनए होता है। इसको ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर डीएनए, इस जेनेटिक डीएनए के अलावा एक और डीएनए देखने को मिलता है, वो हमें आपको आगे बताएंगे। प्लाज्मिड भी देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको जेनेटिक डीएनए कह रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यही यहाँ पे नीचे की तरफ आपको प्लाज्मिड देखने को मिलेगा। प्लाज्मिड, ये रहा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड दोस्तों क्या होता है, प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल साइटोप्लाज्मिक डीएनए। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल साइटोप्लाज्मिक डीएनए। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, ये जो प्लाज्मिड होता है यही से डिटैच हो जाता है। ये जेनेटिक डीएनए तो नहीं होता, लेकिन इसके पास कुछ स्पेशल जीन्स होते हैं जो स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जिसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल साइटोप्लाज्मिक डीएनए भी कहते हैं, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, राइट। सबसे पहले मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन बता दिया, एग्जैक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, आप कुछ भी कह सकते हो। हमने आपको ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बता दिया, सेल वॉल के बारे में बता दिया, न्यूक्लियोइड के बारे में बता दिया, प्लाज्मिड के बारे में बता दिया। स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको नीचे की तरफ स्ट्रक्चर्स बताया था, इस स्ट्रक्चर्स को कहते हैं मीजोजोम्स। मीजोजोम्स, तो इसको ध्यान रखिएगा, इस स्ट्रक्चर्स को मीजोजोम्स कहते हैं। ये मीजोजोम्स एग्जैक्टली होता क्या है, क्या इसका फंक्शन है, वो हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। ये मीजोजोम्स होते हैं। स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे राइबोसोम्स भी देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं राइबोसोम्स, अभी हम आपको बताएंगे। राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं, तो ये हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ये 70S वाले मिलते हैं, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी कर रहे हैं। राइबोसोम्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं दोस्तों, एक 70S होते हैं और एक 80S होते हैं। 70S वाले जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं और 80S वाले जो होते हैं यूकैरियोट्स में मिलते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, 70S वाले भी यूकैरियोट्स में मिलते हैं, लेकिन वो स्पेशल जगह मिलते हैं, वो जब आएगा तो मैं आपको उसको भी डिटेल में बताऊँगा। स्टूडेंट्स राइबोसोम्स के बाद अगर हम बात करें तो पॉलीसोम्स भी देखने को मिलते हैं। एक mRNA के स्ट्रक्चर्स पे बहुत सारे, अगर इस तरीके से एक mRNA स्ट्रैंड पे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, तो उसको हम पॉलीजोम कहते हैं। पॉलीजोम, तो हमें पॉलीजोम्स भी देखने को मिलते हैं। पॉलीजोम क्या होते हैं अभी हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। पॉलीजोम या फिर आप इसको पॉलीराइबोसोम भी कह सकते हो। पॉलीराइबोसोम, राइबोसोम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। पॉलीराइबोसोम्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैंने आपको राइबोसोम का स्ट्रक्चर बता दिया कैसे होता है।
पॉलीराइबोसोम्स बता दिया मैंने। अब आप देखो फ्लैजेलम, स्टूडेंट्स क्या होता है एक्चुअली यहाँ पे, आप इसमें क्या होता है, फ्लैजेलम, फ्लैजेलम भी प्रेजेंट होता है, फ्लैजेला भी प्रेजेंट होता है। ये जो फ्लैजेला होता है स्टूडेंट्स, ये सब में नहीं होता, लेकिन ये फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। क्या इसका फंक्शन होता है, कैसे होता है, वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। आपको हमने ये आउट ग्रोथ दिखाया था, ये इस तरीके से, इसको हम कहते हैं पिलाई या फिर फिम्बरी। स्टूडेंट्स इन सबको हम या तो पिलाई कहते हैं या फिम्बरी कहते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हम आपको डिटेल में बताएंगे। बेसिकली ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। हाँ, साइटोप्लाज्म का हमने नाम लिया, तो बाकी जो बचा हुआ पूरा का ये जो लिक्विड सा कंटेंट होता है, इसको हम दोस्तों साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर्स को, हमने एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरियल सेल का एक टिपिकल स्ट्रक्चर्स बनाया है। स्ट्रक्चर्स में हमने आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ें इसमें बता दी क्या क्या चीज़ें मिलती है। अब यहाँ पे हम एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इसके बारे में, न्यूक्लियोइड के बारे में। तो दोस्तों न्यूक्लियोइड का 2-3 नाम है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर अगर हम स्टडी करने जा रहे हैं तो हम न्यूक्लियोइड के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। दोस्तों न्यूक्लियोइड को हम जीनोफोर भी कहते हैं, न्यूक्लियोइड को हम जीनोफोर भी कहते हैं, या फिर इसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस। अब एग्जैक्टली ये न्यूक्लियोइड होता क्या है ये भी आप ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सिंगल होता है। ये जो न्यूक्लियोइड होता है ये सिंगल होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। कैसा होता है, सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियोइड जो होता है वो कैसा होता है, सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए, या फिर आप इसको सिंपली 1 क्रोमोसोम भी कह सकते हो, 1 क्रोमोसोम, क्योंकि हम बैक्टीरियल सेल की स्टडी कर रहे हैं। तो सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोइड होता है और 1 क्रोमोसोम होता है। आपको एक चीज़ मैं इसमें ये भी बता दूं स्टूडेंट्स, एक होता है स्टोन प्रोटीन, यहीं से हम लिख देते हैं, नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन से ये एसोसिएटेड नहीं होता। हिस्टोन प्रोटीन एक तरह का बेसिक प्रोटीन होता है जो हमारे में देखने को मिलता है, यानी यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। तो प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ये भी आपको ध्यान रखना है, नॉट एसोसिएटेड विथ स्टोन प्रोटीन अलॉन्ग विथ स्टोन प्रोटीन तो होता ही नहीं, लेकिन साथ साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड लिख देता हूं मैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट। अगर स्टूडेंट्स आप खुद बताओ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर अब्सेंट है तो ये नेकेड होगा या नहीं होगा? यस, ये नेकेड होता है। यानी न्यूक्लियोइड कैसा होता है, नेकेड होता है। तो आप इसमें लिख सकते हो यहाँ का जो डीएनए होता है नेकेड होता है, दैट मीन्स नेकेड डीएनए होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोइड और जीनोफोर और इंसिपिएंट न्यूक्लियस। तो ये सबसे पहला स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, न्यूक्लियोइड के बारे में बताया, इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं इसको, या फिर हम इसको जीनोफोर भी कहते हैं। ये सिंगल होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, यानी एक होता है, 2 स्ट्रैंड का बना हुआ होता है। और आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बैक्टीरिया इसलिए इसको एक क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। हिस्टोन एक तरह का बेसिक प्रोटीन होता है जो कि यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इस पर एब्सेंट होती है, यानी कि ये नेकेड डीएनए होता है। अब हम आपको दूसरा स्ट्रक्चर में बताते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर, अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप इसको अच्छे से या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज अपने नोट्स में जरूर लिखिए, ठीक है। सो ये रहा आपका पहला स्ट्रक्चर। अब देखो, अब हम सेकंड स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों हमने अभी पहला स्ट्रक्चर कंप्लीट किया। पहला स्ट्रक्चर क्या था, न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इसके बारे में स्टडी किया था। अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं, प्लाज्मिड क्या होता है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर पे हम प्लाज्मिड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। प्लाज्मिड एग्जैक्टली क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये प्लाज्मिड सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होते। तो आप यहां पे एक चीज ये लिख सकते हो, प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया।
स्टूडेंट्स ये सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये कुछ ही बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो हमने आपको यहाँ पे वो चीज़ भी क्लियर कर दिया। अब एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल साइटोप्लाज्मिक डीएनए होते हैं, तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसको देखने से आपको लग रहा है ये कैसे होते हैं, सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए होते हैं, सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए। इसके बाद हमने आपको इसमें यह भी बताया था कि इनके पास कुछ स्पेशल जीन्स होते हैं और वो स्पेशल जीन्स स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो वो दोस्तों स्पेशल जीन्स क्या होते हैं, तो इसमें हम आपको इसमें ये लिख भी सकते हैं, मे कंटेन, ध्यान रखना इसमें स्पेशल जीन्स होते हैं। तो मे कंटेन स्पेशल जीन्स, मे कंटेन स्पेशल जीन। अब ये स्पेशल जीन्स जो होते हैं दोस्तों, स्पेशल जीन्स क्या होते हैं आपको वो बताता हूं। जैसे स्पेशल जीन्स लाइक एफ जीन जो होता है वो फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एफ जीन। आर जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एफ जीन, आर जीन, निफ जीन भी दोस्तों मिलता है इसमें। निफ जीन जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देते हैं, एंड निफ जीन ये एग्जैक्टली किस में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। यस स्टूडेंट्स, तो ये जो मैंने आपको बताया, ये स्पेशल जीन्स जो होते हैं ये स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक्सेट्रा, ये स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये देखने को मिलते हैं हमें प्लाज्मिड में। तो स्टूडेंट्स हमने आपको दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बता दिया। पहला हमने आपको बताया था न्यूक्लियोइड क्या होता है, जीनोफोर क्या होता है या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस क्या होता है। दूसरा हमने आपको बता दिया प्लाज्मिड के बारे में। अब हम तीसरा स्ट्रक्चर स्टडी करने जा रहे हैं। इसके बाद जो अब हम तीसरा, इसको हम रफ करते हैं और तीसरा स्ट्रक्चर आपको बताते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर हम किसके बारे में स्टडी करेंगे वो अभी हम आपको बता रहे हैं। ये जेनेटिक डीएनए मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ और ये रहा आपका स्ट्रक्चर्स। आप स्ट्रक्चर्स हालांकि बना ही लिए होंगे, तो मैं ये जेनेटिक डीएनए यहाँ से निकल गया सो दैट कि हम इसको अच्छे से लिख सकें। आप यहाँ पे फिर से लेवल कर ही ले होंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब हम तीसरा स्ट्रक्चर जो है स्टार्ट करते हैं इस सेल वॉल के बारे में। मैं आपको सेल वॉल के बारे में बताता हूँ एग्जैक्टली सेल वॉल क्या है। देखिए ये जो सेल वॉल होती है स्टूडेंट्स, ये माइकोप्लाज्मा, मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल जो होता है वो कौन होता है, माइकोप्लाज्मा। ये जो माइकोप्लाज्मा होता है दोस्तों, इस माइकोप्लाज्मा में ये सेल वॉल एब्सेंट होती है। लगभग इन द सेंस नहीं, सभी बैक्टीरिया में सेल वॉल मिलती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा को छोड़ के तो सभी बैक्टीरिया में सेल वॉल मिलती है लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। स्टूडेंट्स सेल वॉल जो होती है वो माइकोप्लाज्मा में नहीं होती। अब ये जो बनी सेल वॉल जो होती है किस चीज़ की बनी होती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेल वॉल जो बनी होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिल और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, मेडअप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। यस स्टूडेंट्स, ये जो होता है इसका कंपोजिशन होता है, इसको हम शॉर्ट में नाग एंड नाम भी कहते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, या फिर स्टूडेंट्स या फिर एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन हुआ या फिर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड हुआ। इसके अलावा आप इसको और करके पेप्टाइडोग्लाइकन भी लिख सकते हो, पेप्टाइडोग्लाइकन। ग्लाइकन से आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ग्लाइकन का मतलब होता है
कार्बोहाइड्रेट्स, और ये पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। इसका मतलब ये एक तरह से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। तो आपको बेसिकली सेल वॉल में इतना ध्यान रखना है कि ये जो सेल वॉल होती है वो माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है, और सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद यहीं पे हम चौथा पॉइंट्स भी लिखते हैं, फिर हम आपको और आगे तक डिटेल में पढ़ाएंगे। सबसे पहले अब हमने तीन चीज़ कंप्लीट कर ली। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, ये क्या था, इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं या जीनोफोर या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहा था। मैंने आपको प्लाज्मिड के बारे में बता दिया जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल साइटोप्लाज्मिक डीएनए था। मैंने आपको सेल वॉल के बारे में बता दिया। अब हम चौथा स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन या फिर बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ध्यान रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स इसको हम एक काम करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नया से लिखते हैं, नए पॉइंट से लिखते हैं ऊपर से, ताकि हम इस पूरी जगह में इसको कंप्लीट कर सकें, राइट। सो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्टूडेंट्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, इसको बायो मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो स्टूडेंट्स ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं इसमें स्टेरॉल्स नहीं होते हैं, स्टेरॉल्स एब्सेंट होते हैं माइकोप्लाज्मा को छोड़ के। स्टेरॉल्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ, नो स्टेरॉल्स एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। दोस्तों ये स्टेरॉल्स होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी, प्रोवाइड करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, इस सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्टेरॉल्स। तो ये स्टेरॉल्स जो होते हैं इसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं माइकोप्लाज्मा। यानी आपसे अगर अभी क्वेश्चन पूछा जाए कि माइकोप्लाज्मा में स्टेरॉल्स प्रेजेंट होते या नहीं होते, यस स्टूडेंट्स, माइकोप्लाज्मा में स्टेरॉल्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी जगह नहीं होते हैं। ये पहला पॉइंट है। मैंने आपको इस सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दो चीज़ें बताई थी। एक हमने बताया था इस तरीके से नीचे की तरफ निकला हुआ स्ट्रक्चर, इसको हमने मीजोसोम्स कहा था। एक बाहर की तरफ निकला हुआ स्ट्रक्चर, इसको हमने पिलाई और फिम्ब्री कहा था। दो चीज़ें बताई थी। तो जो इनफोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जो इनफोल्डिंग है उसको हम मीजोसोम्स कहते हैं। तो हम दोनों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर आपको मीजोसोम्स के बारे में बताते हैं हम, मीजोसोम्स। स्टूडेंट्स ये मीजोसोम्स क्या है, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस स्टूडेंट्स, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो गई है, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को हम क्या कहते हैं, मीजोसोम्स कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मीजोसोम्स करती क्या है। यस स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मीजोसोम्स जो होते हैं ये डीएनए की रेप्लिकेशन में, यानी डीएनए के डुप्लीकेशन में हेल्प करते हैं, सेल के डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो हम इनको ध्यान से रखना है इन पॉइंट्स को, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये डीएनए, ध्यान रखना, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा हमने आपको बताया कि ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। यस स्टूडेंट्स, ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। सेल डिवीजन, एक सेल से दूसरी सेल बनने में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। एंजाइम ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी इन्हीं के पास होते हैं। तो एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं वो इन्हीं के पास होते हैं। और आपको अब बता दें, इसीलिए हम इसको एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करते हैं। एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, यस स्टूडेंट्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस होते हैं। हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। एनालोगस का मतलब होता है जिनका फंक्शन सेम होता है, यानी कि मीजोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन सेम होता है, इसीलिए हम इसको एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, जिसका नाम है, जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो हमने बता दिया, इनफोल्डिंग जो होती है,
इनफोल्डिंग्स को हमने मेसोसोम्स कहा था। इस इनफोल्डिंग्स के अलावा एक्सटेंशंस भी होते हैं, बाहर ऐसे निकले हुए स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, और इनको हमने पिलाई और फिम्बरी कहा था। तो ये रहे पिलाई और फिम्बरी। क्या होते हैं हम आपको इसको डिटेल में बता रहे हैं स्टूडेंट्स, आप ध्यान से समझिए। ये जो पिलाई और फिम्बरी होते हैं दोस्तों, ये फिलामेंटस एक्सटेंशंस होते हैं। फिलामेंटस का मतलब ये पतले पतले धागे की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो फिलामेंटस एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम लिख सकते हैं, ये होते हैं फिलामेंटस एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिलामेंटस एक्सटेंशंस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकले हुए छोटे छोटे पतले पतले धागे की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन्हीं फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स को हम पिलाई और फिम्बरी कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट्स, मैं दोनों को डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो होते हैं पिलाई, ये होलो फिलामेंट्स होते हैं। ये कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? ये होलो फिलामेंट होते हैं। और ये जो होते हैं ये सॉलिड फिलामेंट होते हैं। आप ध्यान से समझते चलिए स्टूडेंट्स, एक होलो फिलामेंट होते हैं और एक सॉलिड फिलामेंट होते हैं। ये जो होलो फिलामेंट होते हैं स्टूडेंट्स, ये डीएनए के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, और जो सॉलिड फिलामेंट्स होते हैं, ये सॉलिड फिलामेंट्स अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं सॉलिड फिलामेंट हेल्प्स इन अटैचमेंट, ये इनका फंक्शन हो गया। और अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो ये हेल्प करते हैं डीएनए के ट्रांसफर में। तो हेल्प्स इन डीएनए ट्रांसफर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेसोसोम्स के बारे में डिटेल में बता दिया कि मेसोसोम्स क्या होते हैं, मेसोसोम्स का फंक्शंस क्या होता है, उसको हमने डिटेल में समझा दिया। हमने पिलाई और फिम्बरी के बारे में भी आपको बता दिया। अब हम 5वां स्ट्रक्चर्स पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं बाहर की तरफ, हमने सबसे बाहर बनाया था, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, किस चीज़ से बना हुआ होता है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। अब देखिए, एक एक स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हमें एक एक स्ट्रक्चर्स को डिटेल में पढ़ना है, और एक एक स्ट्रक्चर्स का जो फंक्शंस है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें एक एक का फंक्शंस बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आप देखिए, हमने अभी तक हमने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीट किए। मैंने आपको बता देता हूं, सबसे पहले हमने आपको न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस के बारे में बताया था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको प्लाज्मिड के बारे में बताया था। तीसरा हमने सेल वॉल के बारे में बताया था, और चौथा भी जो हमने आपको इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। अब हम 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी करने जा रहे हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स एग्जैक्टली ग्लाइकोकैलिक्स होती क्या है दोस्तों? ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है बाहर की तरफ एक स्लाइमी लेयर होती है, चिपचिपी सी लेयर होती है, और ये पॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई होती है। सो ये कैसी होती है? स्लाइमी लेयर आप कह सकते हो, एक स्लाइमी लेयर होती है, और ये पॉलीसैकेराइड का कोट होता है। यस, स्लाइमी लेयर होती है और पॉलीसैकेराइड का कोट होता है। प्रेजेंट होती है कहाँ पे? आउटर साइड ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के बाहर की तरफ ये प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया के बाहर यानी कि सेल वॉल पे। तो सबसे पहले हम आपको इसके बारे में लिखते हैं, आप ध्यान से समझिए। ये क्या होती है? स्लाइमी लेयर कह सकते हो आप, या फिर आप इसको कह सकते हो कोट ऑफ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, ये पॉलीसैकेराइड का कोट होता है, यानी पॉलीसैकेराइड्स की एक लेयर होती है। स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखना है, ये ग्लाइकोकैलिक्स है। कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो भी सकती है, कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं भी हो सकती है। ये 2 फॉर्म में हो सकती है स्टूडेंट, एक्चुअली ये कैप्सूल के फॉर्म में भी हो सकती है और स्लाइमी लेयर के फॉर्म में भी हो सकती है। तो और ये प्रेजेंट कहाँ होती है? प्रेजेंट ऑन आउटर साइड ऑफ सेल वॉल। यस स्टूडेंट्स, ये सेल वॉल के बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। तो ग्लाइकोकैलिक्स कहाँ प्रेजेंट होती है? सेल वॉल के बाहर की तरफ। इसको भी हमें बहुत अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स का हम फंक्शन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है इनका, इस ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ग्लाइकोकैलिक्स की ये जो लेयर होती है, मैंने बताया आपको स्लाइमी होती है, चिपचिपी होती है। तो इनका सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सेल का अटैचमेंट। सेल
अटैचमेंट में हेल्प करती है, क्योंकि ये स्लाइमी होती है, चिपचिपी होती है, तो सेल को अटैच कर सकती है, तो इसका सेल अटैचमेंट में होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सेल के आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करती है। सेल आइडेंटिफिकेशन, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सेल आइडेंटिफिकेशन में कैसे हेल्प करती है। यस, एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या होता है, ये जो पॉलीसैकेराइड की जो लेयर होती है ना, सभी बैक्टीरिया में इस पॉलीसैकेराइड्स का जो लेयर होता है उसका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। सभी बैक्टीरिया में ये पॉलीसैकेराइड्स का जो लेयर का अरेंजमेंट होता है ये अलग अलग होता है, इसीलिए ये सेल के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सेल के प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है। यस, इसको भी आप याद रखना है स्टूडेंट्स। सेल प्रोटेक्शन, सेल प्रोटेक्शन में इसलिए हेल्प करती है क्योंकि ये स्लाइमी लेयर होती है, और स्लाइमी लेयर जो होती है यहाँ पे जो भी अगर आप कह सकते हैं जो भी जर्म वगैरह होते हैं वो यहाँ पे आके चिपक जाते हैं, तो प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है। और एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है दोस्तों जो कि आपको पता होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये वायरुलेंस भी प्रोवाइड करती है, पैथोजेनिसिटी भी प्रोवाइड करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, प्रोवाइड वायरुलेंस, ये वायरुलेंस भी प्रोवाइड करती है। वायरुलेंस प्रोवाइड करना, आप यहाँ पे पैथोजेनिसिटी भी लिख सकते हो। वायरुलेंस प्रोवाइड करती है या फिर पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि ये बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने की कैपेसिटी देती है। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने की कैपेसिटी देती है, ताकि बैक्टीरिया दूसरों को हार्म कर सके, पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया वायरुलेंस हो सके। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बताया ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे हमने बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए थे जिनका नाम था राइबोसोम्स। तो हाँ, और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ये जो वायरुलेंस प्रोवाइड करने की कैपेसिटी होती है, पैथोजेनिसिटी होती है, जरूरी नहीं है कि सभी बैक्टीरिया में हो, ये कुछ बैक्टीरिया में होती है। अब हम 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अभी हम आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं, और इसके बारे में, राइबोसोम्स के बारे में और भी बातें एकदम डिटेल में हम इस लेक्चर में आगे स्टडी करेंगे। लेकिन राइबोसोम्स के बारे में, राइबोसोम्स क्या होते हैं बताते हैं हम आपको। आई थिंक 5th हो गया, 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स राइबोसोम्स के बारे में। अच्छा हाँ, एक सजेशन हमें ये आया था कि सर आप थोड़ा सा बड़ा लिखा कीजिए, आप छोटा लिखते हो। तो हमने कोशिश किया है इंप्रूव करने की, एक्चुअली हमारी आदत ही ऐसी थी, तो हमने इंप्रूव करने की कोशिश की, हम बड़ा लिखने की कोशिश करते हैं। कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, तो माइंड मत करना स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं। यहाँ पे राइबोसोम्स स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं, और 70S होते हैं। ये यहाँ पे जो राइबोसोम्स होते हैं स्मॉलर होते हैं और 70S टाइप के होते हैं। और मैं आपको 70S टाइप को आगे आपको बताऊंगा दोस्तों। 70S टाइप की जो यूनिट होती है ये 50S और 30S 2 यूनिट से मिलके बनती है। 50S भी लिख देते हैं, 50S प्लस 30S 2 सब यूनिट से मिलके बनती है ये 70S। 80S टाइप जो हम आपको यूकैरियोट्स में मिलेंगे, तो वहाँ भी हम यूकैरियोट्स में आगे देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट 6th। 7th में हम बात करते हैं इसके बारे में। 7th स्ट्रक्चर में हमने आपको फ्लैजेलम बनाया हुआ है दोस्तों। तो फ्लैजेलम क्या होता है इसको समझाते हैं आपको। फ्लैजेलम, एक्चुअली ये जो फ्लैजेलम होता है स्टूडेंट्स, ये फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। फ्लैजेलिन प्रोटीन आप समझते हो, आगे हम आपको बताएंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, फ्लैजेलिन प्रोटीन और ट्यूबुलिन प्रोटीन। प्रोकैरियोट्स का जो फ्लैजेला होता है ये फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो अगर हम ध्यान रखें, अगर ये फ्लैजेला प्रेजेंट हो भी सकता है, प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर ये फ्लैजेला प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट बना हुआ होगा फ्लैजेलिन प्रोटीन का। तो लिख देते हैं, इफ प्रेजेंट देन मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। अगर बैक्टीरिया में फ्लैजेलम प्रेजेंट है तो फ्लैजेलम किसका बना हुआ होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। तो ऑलमोस्ट हमने आपको सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में बता दिया दोस्तों। एक चीज़ हम आपको यहाँ पे भी, और एक चीज़ यहाँ पे 8th पॉइंट पे यहाँ पे लिख देते हैं, वो एग्जैक्टली
यहाँ से कोई स्ट्रक्चर्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम डिवीजन के बारे में आपको समझा देते हैं दोस्तों। जब आपको हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन बताएंगे तो हम आपको वहाँ पे माइटोसिस, मियोसिस और ए माइटोसिस बताएंगे। तीन तरह का डिवीजन बताएंगे आपको, ए माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। तो यहाँ अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस और मियोसिस नहीं होते, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ए माइटोसिस के थ्रू होता है। ए माइटोसिस में बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं, न्यूक्लियस में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और फिर बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और कॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद ये डिवाइड होगा। और जब ये डिवाइड होगा तो एग्जैक्टली अगर डिवीजन हो रहा है तो हमें नहीं पता है कि डिवीजन कैसा होगा, क्या डिवीजन इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये सेल अपने आप डिवाइड हो रही है, यानी कि ये सेल जो होती है माइटोसिस मियोसिस हो नहीं रहा है तो ये सेल इक्वली डिवाइड होगी, ये पता नहीं है। क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट्स ये सेल जो होती है, जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे ए माइटोसिस हो रहा है तो सेल, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल यहाँ से ऐसे इसमें एक्सटेंशन हो, यहाँ भी एक्सटेंशंस हो, ऐसे एक्सटेंशंस हो, और ये सेल ऐसे डिवाइड कर जाए, कुछ कंपोनेंट यहाँ आ जाए, कुछ कंपोनेंट यहाँ आ जाए, यहाँ कुछ ज़्यादा कम आ जाए, यहाँ ज़्यादा आए, यानी साइटोप्लाज्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टूडेंट्स, वो डिस्ट्रीब्यूशन कम ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे लिखेंगे, इसमें माइटोसिस और ए माइटोसिस नहीं हो, सॉरी माइटोसिस और मियोसिस नहीं होती, इसमें सिर्फ और सिर्फ ए माइटोसिस होती है। तो मल्टीप्लाई बाई ए माइटोसिस, मल्टीप्लाई बाई ए माइटोसिस। एग्जैक्टली ए माइटोसिस एक तरह का खींच के सेल को दो पार्ट में डिवाइड करने का प्रोसीजर होता है इसमें। तो इसमें कुल होगी या नहीं होगी ये हम नहीं कह सकते। सेल एक पार्ट जो होता है उसका बड़ा हो सकता है, एक पार्ट छोटा हो सकता है। तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि ये मल्टीप्लाई बाई ए माइटोसिस के थ्रू होगा, और अगर ए माइटोसिस के थ्रू होगा तो इसमें कोई भी क्रोमोसोम नहीं होगा, कोई स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो नो क्रोमोसोम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका, नो क्रोमोसोम, नो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, यानी किसी भी क्रोमोसोम्स का और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन इसमें नहीं होगा। इसमें सिंपली होगा क्या, इसमें सिंपली होगा न्यूक्लियर कॉन्स्ट्रिक्शन फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन। सबसे पहले न्यूक्लियर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, फिर साइटोप्लाज्म का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। सो न्यूक्लियर कॉन्स्ट्रिक्शन फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन। यस स्टूडेंट्स, इसमें न्यूक्लियर का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और न्यूक्लियस कॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद साइटोप्लाज्म का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और सेल दो पार्ट में डिवाइड कर जाएगी। अब ये सेल इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया। ये जो टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमने एक एक स्ट्रक्चर्स को आपको डिटेल में समझा दिया। अब अगले आने वाले लेक्चर्स में हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसको बताएंगे। प्लांट्स और एनिमल सेल में क्या एग्जैक्टली डिफरेंस होता है उसको बताएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके पहले 2 वीडियो हमने और रिलीज़ कर दिए हैं, अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे तो आप वो दोनों वीडियो हमारे चैनल्स पे जाके देख सकते हैं। हो सकता है उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी सजेशंस है फ्रेंड्स, सजेशंस देना है कि सर ऐसा भी कीजिए, ये कमी है, यस एग्जैक्टली कमी तो है ही, कमी हो भी सकती है स्टूडेंट, तो आप हमें सजेशंस दीजिए। जो भी सजेशंस होंगे डेफिनेटली आपको सजेशंस को लिया जाएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।